लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और हम लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दिया करूँगी इनके लिंक्स। तो आप जब भी लाइफ में कभी सुनना हो, जैसे एमडी कैट वाले टाइम पे, तो आप वो चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, हमने क्या देखा है इस चैप्टर के अंदर? हमने क्या देखना है, वो तमाम चीज़ें जो बायो की पैराडाइम के अंदर आती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी वास्ट चीज़ें हैं। अब जैसे इसके अंदर आप देखोगे एक्सरे डायफ्रैक्शन कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं। इसके अलावा अब ये देखो, ये डेटाबेस डेटाबेस वगैरह कैसे इकट्ठा हो रहा होता है हमारे पास। और हम इसमें क्या देखें, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है, यानी हम बायो को ही पढ़ेंगे, लेकिन बायो के 3D मॉडल्स कैसे बनते हैं। फिर हमने क्या देखना है इसमें, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख तो चुके हैं, लेकिन ये सीक्वेंस कैसे बनता है चीज़ों का। इसके अलावा क्या इसमें, स्ट्रक्चर ह्यूमोलॉजी है बस। तो छोटू सा चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, और टफ टॉपिक्स होते हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, लॉन्ग के ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन यार हम इसे देखते तो है ना। अच्छा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी और उसकी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब हमने इमर्ज करके उसकी और ब्रांचेस के अंदर जाना है। उसी बायोटेक की एक और फील्ड के अंदर हम आए हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके अंदर हम सिंथेटिक बायोलॉजी पढ़ते हैं। सिंथेटिक क्या होता है? वो चीज़ जो सिंथेसाइज की जाती है, वो चीज़ जो फॉर्म की जाती है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते होंगे? हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं चीज़ों के। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी चीज़ें किस तरीके से कंप्यूटराइज होती हैं, उनके अंदर सिस्टम्स क्या होता है। बायो इंफॉर्मेटिक्स, यानी एक चीज़ जैसे एक डीएनए है, वो हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हम सारे स्ट्रक्चरल और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन हमें जहाँ भी मिलेगी हम उसे हाईलाइट करते हैं। अच्छा, द स्टडी ऑफ 3D स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, DNA, RNA, lipids, and carbohydrates to understand their functions, interactions, and biological process is known as structural biology. अभी हमने क्या चीज़ पढ़ने की कोशिश की? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी क्या है? यानी लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर्स को देखना इज स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। बायो का तो मतलब हमें पता है कि इट्स अबाउट लिविंग, तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी क्या? लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर्स को देखना। लिविंग थिंग्स कौन सी? डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़, इसमें हम एम्फोसिस क्या करते हैं? अब देखो, किसी इंसान को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? उसके ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके सेल्स पढ़ेंगे। किसी स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो उसके कैसे पढ़ेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। इसमें हमने रीड करना होता है या देखना होता है, स्टडी करना होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी चीज़ का। उसके अलावा हम देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल का फंक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीएनए पढ़ रहे हो, तो आप डीएनए का क्या क्या पढ़ोगे कि उसमें स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से ऐसे करके मिला हुआ होता है, उसके अंदर स्ट्रैंड कैसे आपस में मिलते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हो। इसके अलावा उसमें आप मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस देखते हो। ये इतनी मुश्किल सी बात क्या है? मैक्रो होता है छोटी छोटी चीज़ें भी, और बड़ी माइक्रो होता है छोटी, मैक्रो होती है जो थोड़ी सी उससे बड़ी होती है। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, अब डीएनए तो चलो थोड़ा इजी है, लेकिन हम इसमें ये बेसिक बेसिक चीज़ें देखते हैं कि डीएनए आपस में मिला हुआ कैसे, ये सारी चीज़ें। द टेक्निक यूज्ड आर, अच्छा, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी करके, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोग्राफी, इसके अलावा कायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, स्टिम्युलेशन, बायो इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। अच्छा, ये जो इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, टेक्निक्स, इन टेक्निक्स का बेसिक मकसद क्या है? अब जैसे देखो, अब आपके पास एक लिपिड का स्ट्रक्चर है और आपने उसको स्टडी करना है, तो आप कैसे स्टडी करोगे? आप उसको तोड़ोगे, आप उसमें कोई एसिड्स डालोगे, या आप उसको किसी ऐसे सिस्टम में रखोगे, या उसका एक्सरे निकालोगे, तो तब आप उसको स्टडी करोगे ना। तो अब इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स मशीनरी भी चाहिए होती है। तो वो ये सारी मशीनरी है जिससे हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये स्टडी हम कर क्यों रहे हैं? अगर हमारे पास ये स्टडी हुई हुई और डीएनए की, तो हम डीएनए को काट पीट कर एक नई चीज़ बना सकते हैं, एक बेहतर फॉर्म बना सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर अब आर्ट्स लग रहे होते हैं कि एक चाइना के अंदर ये आर्ट्स लग रहे होते हैं, जैसे एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस करें जिसका आईक्यू लेवल आपके आईक्यू लेवल से 50% ज़्यादा हो। मतलब कि वहाँ पे अब कस्टमाइज बेबीज बनना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस सारी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से स्ट्रक्चरल में चेंजेस ला सकते हैं बेटरमेंट के लिए। द एम ऑफ स्ट्रक्चर बायोलॉजी और इट्स टू एक्सप्लेनिंग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना, नए ट्रीटमेंट्स निकालना, कोई भी मतलब बहुत सारे वास्ट इसका मतलब मकसद है। डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना, जैसे हम बात कर रहे थे 17 डिजीज़ होती हैं जो रिसेसिव जीन्स, वो कज़न मैरिज वाला जो जितना भी फिनोमेना, पाकिस्तान की एक कराची का इंस्टीट्यूट है, उसकी ये रिसर्च है। तो उस सारे के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं? इस स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से।
अच्छा, इसमें हम डिस्कवरी हो रही है, अभी भी हो रही है पाकिस्तान में भी। कैंसर को तो हम अक्सर बात कर चुके हैं, एंजाइम में, वैक्सीन्स, इसमें बहुत सारा काम के चांसेस है। अब ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वही सारी इसकी इंपॉर्टेंस थी। लाइफ सेव कर सकता है, जीन्स चेंज कर सकता है, नई ट्रेड्स लेके आ सकता है, जो हमने बायोटेक में पढ़ा है ना, वही सब स्ट्रक्चरल में भी आ जाएगा। अच्छा, डिटर्मिनिंग द 3D मॉडल्स। वाई 3D मॉडल्स, 2D क्यों नहीं? अब ये 2D पूरा पेज है, इसमें से आप क्या ही पढ़ रहे हो? इसमें जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी मेमोरी में जा रहा है, लेकिन अब अगर एक मॉडल 3D होता है, लेट्स से DNA का 3D मॉडल होता है, तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते। हम उसे ब्रेक कर सकते, उसमें एडेनाइन और थायमाइन को आपस में अलग करके देख सकते। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो 3D मॉडल्स ऑफ माई, कोई भी चीज़ उठा लो, प्रोटीन, DNA, कोई भी चीज़ हमने उठाई, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं, उसमें गलतियां दिखती हैं। गलतियां से क्या मुराद है? अगर एडेनाइन की जगह ए इकट्ठे हो जाए तो क्या हो? हमें पता है ए और टी इकट्ठे होते हैं। और अगर हमारे पास एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स हो जाए तो इंसान कैसा हो? तो ये चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, इसके ये इंपॉर्टेंस इन्होंने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंस भी एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शंस और मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना, ये हमें समझ आई हुई है कि एक एक चीज़ का हमें फंक्शन पता चलता है। अब देखो, इसी सब से हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा। लॉक एंड की मॉडल पता है ना आपको? लॉक एंड की मॉडल क्या है? है पता है, मतलब वो लॉ की वही होती है, जिस लॉ पे वही की फिट होती है। हाँ, वो एंजाइम वाला मॉडल है ये, लॉक एंड की मॉडल, तो हमारी बॉडी में ये यूज हो रहा होता है। तो ये भी हमें कहाँ से पता चला? ये हमने स्ट्रक्चर बायोलॉजी पढ़ी तो हमें पता चला कि कैसे एक एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दूसरे एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो आपस में फिट इन कर जाते हैं। तो हमें यही सारी चीज़ें यहाँ से, फिर हमने क्या पढ़ा? फिट्स इन टू द लॉक, ये बात हमने देखी हुई है। अच्छा, हमने इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा, उन्हें अंडरस्टैंड किया। फिर हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जैसे एंजाइम को हमने पढ़ा। ये वाली बात हुई, आप इसमें किसी भी एंजाइम की एग्जांपल लिख सकते हो कि एंजाइम कैटालिसिस। इसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन रिकॉग्निशन, प्रोटीन प्रोटीन वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने आरएनए और प्रोटीन वाली बात पढ़ी थी, हमने ये चीज़ भी देखी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल कैसे होता है, एक, हम उसमें एक अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है, तो वो कैसे एक और एक करके अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, इस तरह करके उसका हेक्सागोन करके कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो आपस में जुड़ते जुड़ते एक चेन बनाते जाते हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर बायोलॉजी में। देन कम्स लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स। अब उन ट्रीटमेंट्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या बीमारियां, कैंसर, एचआईवी। एचआईवी की अभी तक कोई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बनी नहीं है, लेकिन हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। अल्जाइमर, अल्जाइमर कभी भी हील नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम जीन्स के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना। अच्छा, हम केमिकल्स की शेप देख सकते हैं और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं सारे के जरिए। हम ये देख सकते हैं क्या चीज़ किसके साथ बाइंड करती है और क्या इनहिबिट करती है। अब जैसे आपको एक बात पता है कि हर जो एक हार्मोन है हमारे पास, डोपामिन बहुत ज़्यादा हो तो शिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम कुछ ऐसा भी तो चेंज कर सकते हैं ना कि ये ना हो। इसके अलावा एक जीन्स होती है जिससे अल्जाइमर होने के चांस ज़्यादा होता है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि उस जीन्स को स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आए और कोई ऐसी हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करके कोई फिट इन ये मॉडल बनाया हमने, जैसे स्टंट होता है, और वो हमने जाके उस जीन, जो हमारे पास वो हार्मोन था, वो जीन था जिसके जरिए अल्जाइमर होने के फ्यूचर में चांसेस थे, तो हम उसकी जगह ये लगा दें। या हम इस तरह का कोई प्रोसेस करें कि एचआईवी, कैंसर या अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो, कोई ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज लाएं। अब आप ये सोच रहे होगे तो इस चैप्टर में और वो बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, इसमें हम फिजिकल चीज़ों को, स्ट्रक्चरल चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। पिछले वाले जो बायो एनर्जेटिक्स था उसमें हम बहुत ब्रॉड पढ़ रहे थे, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है उसकी। अब डिजीज मैकेनिज्म की भी बात करते हैं। अब इसमें हम डिजीज के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे इसमें आप, अब आपको पता है कि आप वायरस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है जिसके ऐसे छोटी छोटी सी टांगे हैं। तो ये कैसे आया है? एक तो ये कार्टून्स की वजह से आया है। हमारे ज़माने में कार्टून्स होते थे, जिमी द न्यूट्रॉन, तो उसके अंदर इस तरह हमेशा वायरस का स्ट्रक्चर आता था ऐसे करके। तो उसके अलावा हमने हर बुक के अंदर सेम यही स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो ये स्ट्रक्चर हमें बताया किसने है? ये हमें इसी ने, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ने बताया। हमने इन्फ्लुएंजा वायरस को स्टडी किया, फिर हमने इस तरह के सारे वायरस को स्टडी किए कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी डिजीज के साथ एसोसिएशन कैसे होती है। अब जैसे हमें पता है, आपको पता है ये वाला जो वायरस है, ये आके जो अपनी लेग्स होती हैं ये किसी भी होस्ट के अंदर अटैच करता है, फिर ये जो भी इसके अंदर जीन्स होता है ये उस होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, उसको देता है। तो ये सारी बातें हमें स्ट्रक्चर बायोलॉजी बताती है। उसके बाद एडवांसिंग बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी देख लेते हैं।
बायोटेक में हमने क्या पढ़ा था, बायोटेक के पेज नंबर 1 के अंदर आपने देखा था कि हम कैसे इससे नई नई चीज़ें एग्रीकल्चर, क्योंकि बायोटेक बहुत वास्ट चीज़ है, उसमें हमने बायोफ्यूल, एग्रीकल्चर और बायो मेडिसिन्स वगैरह के बारे में देखा था। अब वो सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा एंजाइम बना लिया जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम बड़ा जल्दी हो जाता है। वो ऑलरेडी ऐसे एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने उसका टाइम डिक्रीज कर दिया। तो लेट्स से कि एक पौधा जो कि फल दे रहा था हमें 5 दिन के अंदर, आपने उस 5 दिन तो नहीं देता, 5 मंथ्स दे लेते हैं। अगर एक जो प्लांट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए एक नाइट्रोजन अपनी बना के सारा 5 डेज के अंदर, 5 मंथ्स के अंदर आपको दे रहा था फ्रूट्स, तो आपने क्या किया, आपने उसका टाइम पीरियड कम कर दिया, क्योंकि आपने एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो उसका टाइम पीरियड कम कर रहा है। तो इससे कितना फायदा हुआ, तो बायोटेक में भी हम इसमें काम ला सकते हैं। बायो सेंसर्स इसमें यूज होते हैं, बायो मटेरियल्स, यानी इन शॉर्ट कोई भी ऐसा काम जो किसी भी क्वांटिटी को और क्वालिटी को इंक्रीज करता हो। जब भी बायोटेक की बात आए तो क्वांटिटी और क्वालिटी वाला पॉइंट लिखना है। यहाँ पे बेशक क्यों भी लिख देते हैं। अब बात करते हैं अनेबलिंग पर्सनलाइज मेडिसिन। अच्छा, अब यहाँ पे मेडिसिन पर्सनलाइज बनाने की क्या जरूरत है। देर आर सर्टन ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे एक इंसान है उसे बहुत सारी मिक्स करके बीमारियां हैं। जैसे जिनको अल्जाइमर होता है उनको डाउन सिंड्रोम होता है, मतलब डाउन सिंड्रोम और अल्जाइमर हमेशा साथ इकट्ठे इकट्ठे आते हैं। अब जब पर्सनलाइज किस्म का केस होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें पर्सनलाइज किस्म की मेडिकेशंस देनी होती हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है, आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो हॉस्पिटल में किसी, और आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसको जो जो जिसको बहुत तेज खांसी है और उसको चाहिए कफ सिरप, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक एडिक्ट भी है और वो ड्रग एडिक्शन करता है और वो हाइड्रोलिन और इस तरह की दवाइयों के नशे भी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप ऐसी सिचुएशन में आप उसे खांसी का सिरप नहीं दे सकते। अगर आपने दिया तो उसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जितना उसको फ़ायदा होने। तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप उसे कोई नई डिफरेंट दवाई बना के दे सकते हो। वैसे खैर ये डॉक्टर्स का काम नहीं होता, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम ही होता है, लेकिन आप किसी अपने बायोटेक्नोलॉजिस्ट फ्रेंड से रब्ता करोगे कि मुझे एक ऐसी दवाई दो जो मेरा गोल भी फुलफिल कर दे, लेकिन उसमें वो नारकोटिक्स भी ना हो कि मेरे पेशेंट्स को नशे वगैरह फील ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन में हम पर्सनलाइज मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती है ये चीज़, रिसर्च करने के लिए इन सारी चीज़ों में। अब आते हैं ये जो फायदे हैं ना, इनको दिमाग में रखा करो। इनका फायदा ये होता है कि हम जो भी टॉपिक लिख रहे होते हैं ना, उसके आखिर में एक दो लाइंस डाल सकते हैं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं या ये हमने टॉपिक क्यों लिखा है, इसका फायदा क्या है। तो ये जनरलाइज चीज़ें याद रखा करो। अब आते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सिस्टोलॉजी जैसा लग रहा है। अच्छा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इट्स अ पावरफुल यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल। जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बायोलॉजी, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम कह देते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसका काम क्या है, 3D मॉडल्स को स्टडी करना। अब हमें पता है कि 3D मॉडल्स को हमने स्टडी क्यों करना है, क्योंकि 2D में सही हमें समझ नहीं आती। 3D में हम एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को कट कर सकते हैं। अब हम ज़रा सिस्टम देखते हैं कि हमने कैसा मॉडल बनाया हुआ है। अच्छा, इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि अब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब रेवोल्यूशनाइज कर देने से क्या मुराद है यहाँ पे, कि पूरा का पूरा चेंज कर दिया। यानी पहले हम डीएनए को कुछ और, अब जैसे आपने डीएनए के मॉडल्स वगैरह देखे थे ना 3, उसमें अब हमने देखा कि अब हम डीएनए को विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन हम उसको देख सकते हैं। तो ये हमें इस आइटम, ये जो हमने एक नया एक चीज़ बनाई है ना, ये एक न्यू किस्म की टेक्नोलॉजी, इससे स्टडी किया। है ये इतनी न्यू नहीं होगी, अगर इसकी डेट निकाले तो मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही होगी, क्योंकि हमने डीएनए के बारे में 19th सेंचुरी में ज़्यादा देखा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। दिस टेक्निक यूजेस एक्सरे टू स्कैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टलाइज्ड बायोमोलिक्यूल, प्रोड्यूसिंग अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न दैट रिवील्स द मॉलिक्यूल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इतनी प्यारी और खूबसूरत किस्म की लाइन है, इसको हम किसी अच्छे कलर से हाईलाइट करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सरे कैसे होता है, आपको अंदाजा है कि एक्सरे कैसे होता है, जी। कभी करवाया है? मम्मा ने करवाया था, मैंने नहीं करवाया। अच्छा, अब देखो एक्सरे में ये होता है ना कि हम इतनी ज़्यादा
तेज लेजर बीम्स फेंक रहे होते हैं ना कि आपको पता है प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनका एक्सरे नहीं हो सकता, इसलिए उनके बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड और इस तरह की चीज़ें। हमने इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फेंके होते हैं कि वो सारे पास आउट होते हैं, वो गुजरते हैं बॉडी के अंदर से, गुजर के वो एक हमने ये शीट रखी होती है उसके ऊपर आते हैं। अब जब वो उस शीट के ऊपर आते हैं, पूरी बॉडी से गुजरते हैं, तो बोन्स एक ऐसा मटेरियल होता है कि वो उसमें से नहीं गुजर सकते। जब वो उसमें से नहीं गुजर सकते तो उसका एक प्रिंट सा आ जाता है एक्सरे के ऊपर। तो इसे हम कह रहे होते हैं एक्सरे। अब हमने इस सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर हमने सिटी स्कैन, सेम ये क्या। ये सिटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे तो हम इस तरीके से हम देख के करते हैं। एमआरआई मुझे लगता है, एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रेन की होती है या पूरी बॉडी की भी होती है? इसमें हम जो पूरी रेस भेज बॉडी। रहे होते हैं, पूरी बॉडी की होती है। जी। इसमें जो हम रेज भेजते हैं ना, वो बेसिकली होती है मैग्नेटिक रेज है। मुझे लगता है इनमें रेज का फर्क है। जैसे एक्सरे के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं, एमआरआई में हम मैग्नेटिक रेजोनेंस भेजते हैं। मेरे ख्याल से एमआरआई इज मोर सेफर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एज कम्पेयर टू एक्सरे। एक्सरे तो बिल्कुल भी मना करते हैं, इवन ये जो गुजरने वाली जगह होती है ना वहां से भी मना करते हैं। सिटी स्कैन जो होता है वो कंप्यूटराइज स्कैन होता है, मुझे लगता है वो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए सेफ होता है। अच्छा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है ना, इन सारी चीज़ों में रेज का डिफरेंस है। नहीं तो जो मशीनरी है वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन रेज बेसिकली डिफरेंट है। एक में मैग्नेटिक रेज है विच इज़ मोर सेफर, एक में एक्स रेज है विच इज़ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक साल के अंदर दो से ज़्यादा आप एक्सरे नहीं करा सकते, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन है हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होता है। और जो सिटी स्कैन होता है उसमें भी रेज जो होती हैं आर मोर सेफर, उसमें मेरे हाल से वो इतनी क्या। ठीक है, एमआरआई करवाया। किसने एमआरआई कराया? मम्मा ने एक एक्सरे और एक एमआरआई। हाँ, लेकिन डॉक्टर मना करते होंगे ना कि एक एक एक्सरे के ऊपर एक और दोबारा एक्सरे नहीं कराना फौरन से। लेकिन एक साल के अंदर मेरे ख्याल से 6 माह में दो एक्सरे करा सकते हैं, क्योंकि अब आप देखो, एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फेंकने होते हैं इकट्ठे। बाकी एमआरआई इज अ सेफर ऑप्शन क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में ये डिफरेंस होता है कि उनका इस तरह की रेज होती हैं, ये 2D किस्म की मतलब होती हैं, यानी दो एक साथ दो किस्म की रेज आ रही होती है, मैग्नेट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। खैर, अभी हमारे पास ये जो एक्सरे क्रिस्टल टेलोग्राफी है, इसमें क्या करते हैं हम, हमने क्या किया, हम ड्रॉ करके देखते हैं, बल्कि यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, समझो हमने ये कोई भी मॉलिक्यूल लिया, उसके ऊपर हमने ढेर सारी रेज फेंकी, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स फेंके। उसके बाद क्या हुआ, उससे क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। डायफ्रैक्शन हमने, डायफ्रैक्शन कैसे समझे, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, दैट्स इंटायरली डिफरेंट थिंग। रिफ्लेक्शन होता है कि चीज का इस तरह करके चला जाना। डायफ्रैक्शन होता है कि एक तो वो उससे गुजरा भी है, दूसरा वो एकदम डाइवर्स, ओके मैं खाती हूँ। अच्छा, वो यहाँ पे जाने के बाद बहुत ज्यादा फैल गया है, इसके बाहर आने के बाद उससे क्या हुआ है, एक चीज बहुत ज्यादा हमने उसका एनालाइज भी करेंगे, यानी हम उसके स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि उसमें एटम्स किस तरीके से हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एटम्स होते हैं जैसे डीएनए है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं या वो आपस में अलग अलग हुए हैं, ये सारी चीजें भी हम देख लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैप बन जाए। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी यूजुअली कहते हैं किसी चीज के थिकनेस को। तो हमने यहाँ पे उसकी डेंसिटी देखी, फिर उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अब जरा इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन की, यानी द प्रोसेस बिगेन विद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, यानी पहले हमने जो भी मॉलिक्यूल था उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, फ्लूइड फॉर्म में हम उसको नहीं कर रहे। दिस इन्वॉल्व डिसॉल्विंग द मॉलिक्यूल इन अ सोल्यूशन। उसको जमाया कैसे, फ्रिज में रख के नहीं किया हमने, उसको हमने डिसॉल्व किया, फिर उसे कूल किया, उसे एवेपोरेट किया द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, अब उस बायोमोलिक्यूल के क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोटीन ले ली, हमने कोई लिपिड ले लिया, या हमने रोटी का कोई टुकड़ा ले लिया। रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पहले हमने क्या किया, उसे डिसॉल्व किया, फिर हमने उसे कूल किया, फिर हमने उसे एवेपोरेट किया, तो वो एक क्रिस्टल बन गया। द क्रिस्टल इज हाई, वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा, यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन होगी और मिनिमल इफेक्ट। इन शॉर्ट, ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे होते हैं, जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल एक रोटी का टुकड़ा या एक डीएनए का मॉलिक्यूल लिया और उसके ऊपर हमने ढेरों ढेर इलेक्ट्रॉन्स की रेस फेंक दी, तो देयर आर सेवरल चांसेस कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब उसके अंदर से गुजरेंगे, तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो उस मॉलिक्यूल को, जैसे अगर वो रोटी का टुकड़ा है तो उसे एवेपोरेट कर दें। तो इस तरह की चीज़ों को हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। अब आता है एक्सरे डायफ्रैक्शन, यहाँ पे मेन प्रोसेस आता है।
अपनी मशीन लेके आ जाते हैं। द क्रिस्टल इज देन एक्सपोज टू बीम ऑफ एक्सरे। अब हमने क्या किया, उस पे एक्सरे की बीम लगाई विथ स्कैटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बायोमोलिक्यूल। उसने क्या किया, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको स्कैटर किया, फैला दिया। द स्कैटरिंग प्रोड्यूस अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। ये इस किस्म का डायफ्रैक्ट हुआ हुआ पैटर्न मिलता है। डायफ्रैक्शन बेसिकली होता है बिल्कुल अभी मुझे बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही कि एक फिजिक्स में हमने डिफ्रैक्शन में ना एक डायग्राम देखते हैं हम, अगर मुझे अभी मिल जाता है तो। हाँ, अब ये देखो, डायफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास आ रही हैं कोई भी वेव्स, और उसके बाद वो स्कैटर हो रही हैं, स्कैटर होने के बाद वो फैल जाती हैं, यानी चीज़ एक जूम आउट हो जाती है। जैसे इंसान का जो एक्सरे होता है उसमें भी आप नोट करो, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर होता है। हड्डी के ऊपर आई और वो डायफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट वुमेन का भी किया हुआ है एक्सरे, लेकिन खैर। और जो वो होती है ना मशीन, जो हम सिक्योरिटी वगैरह के लिए होती है, जैसे एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो बॉडी के ऊपर एक मशीन लगा के वो चेक करते हैं, तो उसमें भी ये एक्सरे वाला मैकेनिज्म होता है, इसलिए वो भी मना किया जाता है प्रेग्नेंट वगैरह लेडीज पे। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। हमने देख लिया एक्सरे की बीम हमने फेंक दी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्कैटर किए, स्कैटर ने क्या किया, एक पैटर्न ड्रॉ करके हमें दे दिया। दिस स्कैटरिंग प्रोड्यूसेस अ डायफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ इंटेंस स्पॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन, अब हमें पता है क्या, लाइट जो गुजरती है, तो यानी ये जो आई है हमारे पास वो एक इमेज है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कैप्चर्ड ऑन अ डिटेक्टर सच एज सीसीडी कैमरा। यानी कोई भी, हमने कोई भी डिटेक्टर ले लिया, कोई एक्सरे फिल्म ले ली, यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज ली जिसके ऊपर हमने वो पैटर्न ड्रॉ कर दिया। मतलब क्या है, आपने एक 3D चीज से एक 2D चीज ड्रॉ कर लिया, जो फिर आप मेडिकल की बुक्स के अंदर भी ऐसी चीजें दे रहे होते हो। डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग, अब आपने क्या किया, डिफ्रैक्शन डाटा कलेक्ट एंड प्रोसेस यूजिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। कोई भी चीज़ आप यूज़ करो उसके लिए सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया। द डाटा आर इनेक्स्ट इंटेग्रेटेड स्केल टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ रिफ्लेक्शन इंटेंसिटीज। हमने सारा डेटा एनालाइज किया, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर रिसर्च पढ़ी थी उस तरह हमने सारे डेटा को इकट्ठा किया। फिर इससे हमें पता चलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे। हमें पता चलेगा कि उस एक्सरे में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एक्सरे किया है एक ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल का, जो एक बंदा जो है, या आपने एक एल्जाइमर वाली डीएनए और एक नॉर्मल डीएनए, दोनों का आपने स्टडी करना है, तो आप वो कैसे करोगे, आप इस मशीन में के जरिए जो आप 3D का 2D एक इमेज बनाओगे, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, सॉफ्टवेयर में डालोगे, आप आराम से उसे स्टडी कर सकते हो। The reflection intensity are used to reconstruct the 3D electron density map of the biomolecule। अच्छा, नाउ यहाँ से इन्होंने डिफरेंट बात की। अब 2D एक्सरे करने के बाद आपने क्या किया, रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी। अब हम उस एक्सरे से एक 3D किस्म का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि हम फॉर एग्जांपल एक ब्रेन का कर रहे हैं, या ब्रेन सेल्स का कर रहे हैं, या हमने कोई एनिमल लिया, जैसे गॉट ले ली। मुर्गी के अंदर भी दिमाग होता होगा प्रॉबेबली, लेकिन गॉट के अंदर तो होता है। तो हमने क्या किया, उस चीज का 3D एक मैप ड्रॉ किया। हम इसमें ये देख सकते हैं कि यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाला अल्जाइमर वाली चीज़ है, यहाँ पे कोई और ऐसा मसला है, या किसी को स्पीच का मसला हो रहा है, लैंग्वेज का मसला हो रहा है, तो हम उसमें स्टडी कर सकते हैं कि क्या मसला है। तो हमने एक 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैप ड्रॉ कर लिया। दिस इज अचीव थ्रू मैथमेटिकल टेक्निक्स, और यानी इस 2D से इस सफ़र में आने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है, विच वी डोंट लाइक। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप रिवील्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब हमें पता चला कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, कि उस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हमें क्या करना है। इसको हमने ये फॉर एग्जांपल एक अल्जाइमर के पेशेंट का उठाया, और यहीं पे हम स्टडी करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन का। तो उन दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार इसमें कोई वाकई मसला है और इसमें नहीं है। तो इसका क्या मतलब, हम ये वाला जो अल्जाइमर वाली चीज़ है, इसको हम रिमूव कर दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं बस। अब हम आते हैं आखिरी स्टेप के ऊपर। अब आपने ये सारा स्टडी कर लिया, अब आपने मॉडल बिल्डिंग और रिफाइनमेंट करनी है, यानी उसको रिफाइंड लेके आना है, एक स्ट्रक्चरल मॉडल बनाना है, जो आप फिर बायो की बुक्स के अंदर देते हो। तो मॉलिक्यूलर मॉडल इज बिल्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप यूजिंग सॉफ्टवेयर। ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे था, सॉफ्टवेयर के जरिए। और जो पहले स्टेप का, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे था, एक्सरे की मशीन। यहाँ से यहाँ तक हम कैसे आए, सॉफ्टवेयर से। अब आगे देखते हैं। The final result is a precise 3D structure of the biomolecule, revealing its atomic arrangement, bond lengths, and angle. This information is essential for understanding biological mechanism, designing drugs, and engineering biomolecules. अब जब आपके पास एक मैप आ गया कि चीज़ें कैसे अलाइन हुई हुई हैं, तो आप उनसे एक खुद से चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर मॉडल।
लेट्स से आपने एक चीज ली, रियल चीज, एक डीएनए लिया। अब आप खुद से एक डीएनए ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज को ड्रॉ कैसे करना है। आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो, उसमें प्लास्टिक ले सकते हो, या आपने एक स्ट्रक्चर मॉडल ड्रॉ करना है ना पढ़ाने के लिए। या जैसे बायो की क्लासेस में जैसे आप जाओगे ना जब मेडिकल कॉलेज में, तो आप नोट करोगे वहाँ पे इवन ह्यूमन का पूरा बोन स्ट्रक्चर भी पड़ा होता है, फेक भी होता है, रियल भी होता है। लेकिन सारे रियल नहीं होते। ह्यूमन बोन बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अच्छा, हमने क्या देखा इस सारे में, हमने क्या पढ़ा? एक्सरे, क्रिस्टो क्रिस्टोलोग्राफी। और इसको क्रिस्टोलोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक क्रिस्टल का एक्सरे कर रहे होते हैं, और वो क्रिस्टल क्या होता है? वो क्रिस्टल एक बायोमोलिक्यूल होता है। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? जो एक जिंदा मॉलिक्यूल होता है। अब पढ़ते हैं ऑनलाइन डेटाबेस फॉर बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर, द प्रोटीन डेटा बैंक। अच्छा, ये तो इंतहाई बोरिंग सी चीज़ लग रही है, लेकिन इसे देख ही लेते हैं। डेटा बैंक से क्या मुराद होता है? यूजुअली जब हम डेटा बैंक या इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारा डेटा मौजूद है। और बैंक का काम क्या होता है? चीज़ों को सेव करना, और जब भी हमें पैसों की ज़रूरत हो तो हमें पैसे देता है। तो इसने भी क्या करना है? मॉलिक्यूल ने इन्फॉर्मेशन को सेव रखना है, जब भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ये देगा। अच्छा, द प्रोटीन डेटा बैंक is a freely accessible online database that stores and provide three-dimensional structure information of molecule including anything। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आप इसको सर्च भी कर सकते हो। हम इसको अभी सर्च करते हैं, पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सर्च करते हैं। कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, जैसे डीएनए हो गया या कोई भी चीज़। अच्छा, दिस वाज, यानी हमने क्या पढ़ा? ये एक डेटा बैंक है जो कि ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, और हम इस पे जाके किसी भी 3D मॉडल को स्टडी कर सकते हैं। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप इसमें कोई भी चीज़ जाके देख सकते हो। 1971 के अंदर ये बना। द PDB इज मैनेज बाय द वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक। अच्छा, नाइस। वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, कॉन्स्ट्रीटम कंप्राइजिंग लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइज। अच्छा, इसके अंदर अब सब आ जाता है। आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए, हमने इसको रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए हम पढ़ सकते हैं। हम आज पढ़ते हैं कोई भी चीज़, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेंगे। द डेटाबेस हैज़, ओवर टाइम गुजर गया। The database has grown exponentially and now containing over 180,000 biomolecule structures. That's really interesting. यानी आप इसके अंदर 1 लाख, ये पता नहीं कितने बनते हैं, 180,000 बायोमोलिक्यूल्स इसके अंदर हम देख रहे हैं। वैसे 5 फिगर हैं तो लाख ही है। यानी 1,80,000, 2 लाख के करीब हम इसमें बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। द PDB कंटेन्स 3D एटॉमिक कोऑर्डिनेशन फॉर बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल एंड फंक्शनल डाटा। इन शॉर्ट, इसके अंदर वो सब है जो हमें चाहिए। द PDB सर्व एज अ कॉर्नर स्टोन्स फॉर बायो, यानी रिसर्च में काम आता है। और हर चीज़ में जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपने ट्रीटमेंट्स करनी है उसमें काम आना है, आता है। हम चीज़ों को समझना चाहते हैं उसमें काम आता है। इन्होंने यहाँ पे दिया इंसुलिन का स्ट्रक्चर, दिया हुआ है यहाँ पे। उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छा लग रहा है। अब हम किसी और चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सर्च करके देखते हैं अगर मिलता है हमें तो। अच्छा, PDB। किस चीज़ का स्ट्रक्चर देखना है? कोई पर्सनल राय? पता नहीं, किसी का भी देख रहे किसी का भी देख लेते हैं। हम देखते हैं किसी, डीएनए का हमें पता है, आरएनए का हमें पता है, इंसुलिन का हमने देख लिया है। और क्या होता है? लिपिड का बोरिंग होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का भी बोरिंग होगा। प्रोटीन का देख हैं। लेते हैं। इंटरनेट स्लो है शायद।
ये इन्होंने हमें किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इमेज के फॉर्म के अंदर। ये 3D कितना मजे का लग रहा है। अब इसके अंदर क्या है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, S1 करके कुछ है, और 3D में प्रॉपर एक एक चीज का स्ट्रक्चर है। यानी आप अपने ये मेडिकल वाले टाइम पे यहाँ से पढ़ सकते हो, जब दिल किया, बुक से जब जान छूटी तो। इसके अलावा और भी चीज़ों के स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हम ये देख सकते हैं कि किसी का स्ट्रक्चर किस किस तरह का है। जनरल ओवरव्यू तो ये दे ही रहे हैं। ये कितने अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग्स की तरह। यानी मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इसी तरह है, स्पाइरल किस्म के। ये स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा हुआ है। ये नहीं, एक और भी था यहाँ पे। ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देन देर इज अनदर स्ट्रक्चर, ये भी कॉम्प्लेक्स है। देर इज अनदर स्ट्रक्चर, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये DNA बाइंडिंग डोपामिन ऑफ HAP1 का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप मैपिंग करके किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देख सकते हो, लेकिन उसके लिए बेसिक चीज पता हो उस चीज की, ताकि वो स्ट्रक्चर समझ भी आए। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी 3D स्ट्रक्चर है ना, तभी शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या देखा। ये भी हमने देखा कि ये चीज जो हम पढ़े थे वो रियल है। देख लेते हैं आगे कितना है। देर इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके सीक्वेंस और उसमें स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम कल ही कवर करते हैं। कल इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। पहले हमने ये देखा है कि स्ट्रक्चर बायोलॉजी होती क्या है। हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसके अंदर। फिर हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, एक तो ये चीज़ों को, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। यानी एक तो हम ये फंक्शंस वगैरह इसमें देख सकते हैं, दूसरी बात हम चीज़ों की ट्रीटमेंट्स में, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में, नई नई बीमारियां पढ़ने में, बीमारियों के इलाज पढ़ने में हमें मदद देता है। इट्स जस्ट एन एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमने इसमें देखा एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। फिर हमने ये देखा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को, बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। उसमें जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े। पहले हमने किसी चीज़ को क्रिस्टलाइज करना होता है, फिर हमने एक्सरे की तरफ से बहुत सारी डिफ्रैक्शन करानी होती है। डिफ्रैक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे भेज के। फिर हमने देखा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाते हैं, फिर हमने देखा हम उसको 3D मॉडल किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल। फिर हमने इसके अंदर देखा ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर। ये वो तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर, PDB के अंदर, जो ऑलरेडी लोग स्टडी कर चुके हैं और उसके ऊपर डेटा मौजूद है। वो तकरीबन कितनी है, 1,80,000 बायोमोलिक्यूल्स, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के करीब। आपको कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो आप ये देख सकते हो दोबारा। बाकी हम चैप्टर पर कल पढ़ते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, बस हम इसे ख़त्म करते हैं। कल आपने लाजमी टेस्ट भी प्रिपेयर करके आना है। कल हम पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।